कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम होता है शियोंग। आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है पर उसके पास एक कुट्टी कौड़ी नहीं होती, तो उसकी माँ उसको पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को कुछ खिला लाए। पर शियोंग को वो पैसे कम लगते हैं, इसलिए वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा कर ले जाता है और उसमें से पैसे निकलवा के हॉर्स राइडिंग पे लगा देता है। और उसकी किस्मत आज बहुत अच्छी थी, इसलिए वो पैसे भी जीत जाता है, वो भी 4 मिलियन वॉन। वो इतना खुश होता है कि जिस लड़की ने उसको बैंक से पैसे निकाल कर दिए थे वो उसे एक नोट पकड़ा देता है और बोलता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर कॉफी पी आना। इससे पहले कि वो अपने पैसों से मौज मस्ती करता, उसके पास रिकवरी वाले आ जाते हैं। वो उनसे छुप छुप कर भागने लगता है। दरअसल सियोंग ने बहुत सारा पैसा लोन पे ले रखा था और उसे चुका भी नहीं पा रहा था। पहले तो रिकवरी वाले उसे बहुत धोते हैं, फिर उससे पैसे मांगते हैं। सियोंग अपने जेब से पैसे निकाल कर देने ही वाला होता है कि वो देखता है उसकी तो जेब फटी पड़ी थी, मतलब उसके पैसे कहीं गिर गए थे। फिर उसे याद आता है कि वो बीच में एक लड़की से टकराया था, क्या अब तक उस लड़की ने ही चुरा लिए हैं, और वहाँ पे उसके गंदे लग जाते हैं। रिकवरी वाले उसे बहुत मारते हैं और उससे एक पेपर पे साइन करवा लेते हैं और उसे 1 महीने का टाइम दे देते हैं और बोलते हैं 1 महीने में अगर तूने पैसे वापस नहीं करे तो हम तुम्हारी किडनी निकाल कर बेच देंगे। इससे बहुत पैसे मिलते हैं, पता है ना, तो बेटा ध्यान रखियो। उसके बाद सियोंग उस लड़की से पैसे वापस मांगने जाता है जिसे उसने टिप दिया था और अपनी बेटी को उसके बर्थडे के लिए खाना खिलाने ले जाता है। उसके बाद जैसे ही वो घर जाने के लिए स्टेशन पर जाता है, उसकी मेट्रो निकल जाती है और वो अपनी जिंदगी को कोस ही रहा होता है कि उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ गेम खेलोगे और जीतोगे तो उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। पहले तो शियोन इस बात पर यकीन नहीं करता, पर फिर भी उसके साथ गेम खेलकर वो पैसे जीत जाता है, वो भी 1 लाख वॉन। उसके बाद वो आदमी बोलता है अगर तुम्हें इस टाइप के गेम और खेलने हैं और पैसे कमाने हैं तो इस कार्ड पर कांटेक्ट करना। तो रात को शियोन को उस कार्ड की याद आती है और वो उस पर कॉल कर देता है। उसके बाद एक गाड़ी आती है जो उसे पिक करके ले जाती है। उस गाड़ी के अंदर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। फिर उन सभी को बेहोश कर दिया जाता है और जब शियोन की आंख खुलती है तो हम लोग देखते हैं कि एक हॉल में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और उन्हें एक ही टाइप की यूनिफॉर्म पहना रखी थी और सभी किसी न किसी कर्जे में डूबे हुए थे और वो सारे ही इस गेम का हिस्सा थे, बिल्कुल ही सियोंग की तरह। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इस गेम का लीडर जिसने सब पर नजर रख रखी थी, वो भी अपनी टीम के द्वारा। और इस गेम में कुल 456 लोग थे और सियोंग का नंबर 456 ही था। उस लीडर को फ्रंटमैन के नाम से जाना जाता था। फिर हम देखते हैं कि सियोंग एक बूढ़े आदमी से बात कर रहा होता है जिसका नंबर होता है 001, जिसे ब्रेन ट्यूमर था। फिर हम देखते हैं एक लड़के को और एक लड़की को जो वहाँ पर हाथापाई कर रहे थे। लड़के का नाम रखते हैं जियान और लड़की का नाम रखते हैं शिजू। जब सियोन उन्हें देखता है तो वो शिजू का वही लड़की होती है जिसने उसके पैसे चुराए थे, तो बीच में घुसकर उस लड़की को पकड़ लेता है और जियान उसके ऊपर ही टूट पड़ता है और बोलता है अपना तो बाद में देखियो, पहले मेरे को निपटने दे। अब ये लोग भी यहाँ पर पैसों के लेन देन की वजह से लड़ रहे थे। सियोन भी शिजुका को चोरटी बोलता है क्योंकि उसने उसके पैसे चुरा लिए थे। जैसे वो उससे पैसे मांगने वाला होता है, वहाँ पर पिंक सूट और ब्लैक मास्क वाले लोग आ जाते हैं जो उन्हें बताते हैं कि अगर वो इस गेम में जीतेंगे तो उन्हें उसके बदले में पैसे मिलेंगे और अगर हारे तो उसका अंजाम उसी टाइम पता चलेगा, और उनको गेम्स के रूल्स भी समझा देते हैं। अब वो लोग सबको एक एक एग्रीमेंट देते हैं जिन्हें उन्हें साइन करना था, वो भी अपने कंसेंट से। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में 3 रूल्स लिखे होते हैं, जिसमें से सबसे पहला था कि कोई भी अपनी मर्जी से इस गेम को बाय बाय नहीं बोल सकता। सेकंड था अगर कोई इस गेम को छोड़ना चाहेगा तो उसे एलिमिनेट किया जाएगा, और थर्ड था कि अगर मेजॉरिटी चाहे तो इस गेम को खेलने से मना कर सकती है। अब उनको वहाँ पर गेम खेलने के लिए बड़े से ग्राउंड में ले जाया जाता है। वहाँ पे सियोंग अपने क्लासमेट डेगिसुगी से मिलता है जो कि बाहर गया हुआ होता है, वो भी बिजनेस करने के लिए। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। गेम ऐसा होता है कि सामने एक डॉल खड़ी होती है और जब वो पलट कर देखेगी तो कोई हिलना नहीं चाहिए वरना वो एलिमिनेट हो जाएगा। सबको ये बच्चों वाला गेम लगता है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। गेम स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में ये एक बंदा हिल जाता है, जिसके हिलने के बाद उसको डायरेक्ट शूट कर दिया जाता है। दूसरा बंदा सोचता है वो मजाक कर रहा है गिरकर, पर वो जब देखता है तो उसके अंदर से खून निकल रहा होता है और वो डर जाता है। वो डर के भागने लगता है तो उसको भी शूट कर दिया जाता है। इस तरीके से इस गेम में जो भी मूवमेंट करता मिलता है उसे तुरंत ट्रैक करके शूट कर दिया जाता है। अब धीरे धीरे करके सबको समझ आता है कि ये तो मौत का खेल था और सबकी फट जाती है और वो भागने लगते हैं। जो जो भागता है वो मरता है और सियोंग
के साथ कुछ लोग वहाँ पर दिमाग चला के ये गेम खेल लेते हैं और पूरा कर लेते हैं, और जो बाकी एलिमिनेट हुए वो मर गए। मरे हुए लोगों को वो पिंक सूट वाले लोग डब्बे में भर के ले जाते हैं। अब जैसा कि सबको वहाँ पे समझ आ गया था कि मौत का खेल है, तो वो सारे स्किप करना चाहते थे इस गेम को। और जैसा कि रोल नंबर 3 था, सबको उनके घर में छोड़ दिया जाता है। सियोंग जाकर पुलिस स्टेशन में बताता है कि इस टाइप के गेम खेले जा रहे हैं बाहर, जिसमें इंसानों को मारा जाता है एलिमिनेट होने पर पुलिस स्टेशन वाले उसे पागल समझते हैं और उसकी बातों पे यकीन नहीं करते और उसको बोलते हैं कि तूने पी रखी है ज्यादा, तो अपनी बकवास जाकर अपने घर वालों को सुना। सियोंग उन्हें उसका दिए हुए कार्ड को भी दिखाता है, और जब पुलिस वाला उस पर फोन करता है तो कोई औरत फोन उठाती है और उसको गाली देकर फोन काट देती है। वो पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने घर पर जाता है अपनी मम्मा को देखने के लिए, पर उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती, तो वो जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे जाकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ बहुत बीमार थी, वो भी डायबिटीज थी। डॉक्टर बोलता है इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। फिर हम देखते हैं उसके दोस्त टेकीशुगी को, जिसके ऊपर 6 बिलियन का कर्जा पहले चढ़ा हुआ था। और फिर हम देखते हैं शिजुका को, जिसे अपनी माँ को नॉर्थ से अपने पास लेकर आना था, और उसका भाई भी अनाथ आश्रम में रहता था। मतलब इन सभी के ऊपर कर्जा ही कर्जा चढ़ा हुआ था। अब सबको यहाँ पर पैसों की नीड थी, तो ये सारे डिसाइड करते हैं कि ये फिर से वो गेम खेलेंगे। अब वहीं पर एक नए ऑफिसर की एंट्री होती है, जो अपने भाई को ढूंढ रहा था, और उसके कमरे में भी उसे वही कार्ड मिलता है जो उसने सियोन के हाथ में पुलिस स्टेशन में देखा था। तो वो सियोन के पास पूछने के लिए जाता है, पर सियोन उसे कुछ भी नहीं बताता। और हम फिर से देखते हैं कि इन प्लेयर्स को बेहोश करके वो गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। सेम शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो ऑफिसर भी गाड़ी में चढ़ गया था, और वो पिंक सूट वाले बंदे को मार देता है और उसका वेश ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि उन्हें एक बड़े से आइलैंड के ग्राउंड में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें गेम खिलवाया जाएगा। वहाँ पर आते ही सबने अपनी अपनी टीम चूज कर ली थी, और अब गेम होता है शेप चूज करने का। चीनी को जमा कर एक शेप बनाई हुई होती है, जिसे उन्हें आराम से निकालना होता है, वो भी बिना तोड़े। किसी का अगर शेप टूट जा रहा था तो वो एलिमिनेट हो जा रहे थे, मतलब उन्हें मार दिया जा रहा था। सियोंग को अम्ब्रेला शेप मिला था और वो डर के मारे बहुत कांप रहा था, पर फिर भी उसने जैसे तैसे हिम्मत करके वो शेप कर लिया, और एज यूजुअल जिसने नहीं करा वो एलिमिनेट हो गया। और उनको डब्बे में भर के ले जाते हैं। गेम खत्म होते ही उन्हें खाने को दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक सीक्रेट रूम में देखते हैं कि एक प्लेयर वहाँ पर मरे हुए लोगों की बॉडीज में से पार्ट्स निकाल रहे थे। अब इनका काम ये था कि वो लीडर से छुप कर उनके ऑर्गन्स को बेच दिया करते, जिसमें वो प्लेयर हेल्प करा करता, और उसके बदले उसे एडवांस में गेम बता दिया जाता था ताकि वो जिंदा बचा रहे। अब वो डॉक्टर जाके जियान की टीम में शामिल हो जाता है और उसे नेक्स्ट गेम के बारे में बता भी देता है। जियान को देखकर डेगिसुगी को लग ही रहा था कि कुछ उल्टा करने वाला है ये। लाइट्स ऑफ होते ही वहाँ पर हमले स्टार्ट हो जाते हैं, और जियान और उसके टीम वाले सभी लोगों को वहाँ पर मारने लग जाते हैं। आपस में खलबली मच जाती है, और जियान जैसे शिजुका को मारने ही वाला होता है, सियोंग आके वहाँ पर उसे बचा लेता है। लाइट्स ऑन हो जाती है और वहाँ पे पिंक सूट वाले लोग आकर वहाँ पर फायरिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर 186 से 80 लोग ही बचे थे। अब हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जियान और ने ये मार धाड़ पैसों के लिए किया था। अब यहाँ पे हम देख पा रहे थे कि जैसे जैसे लोग मर रहे थे उस पिगी बैंक में पैसे बढ़ते ही जा रहे थे। मतलब वो पैसे थे इंसानों के मरने की कीमत, और ये भी गेम खिलाने वालों के प्लान का हिस्सा था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। अब वहाँ पर एक चेप औरत भी थी जो जियान के पीछे पड़ी हुई थी। वो लोग बाथरूम में इंटीमेट भी होते हैं। जियान उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता, पर वही चेप थी क्योंकि वो उसे ताकतवर लगा करता, और अगर वो उसके टीम में रहेगी तो वो भी बच जाएगी। अब हम बढ़ते हैं तीसरे गेम की तरफ। जियान को तो उस गेम के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो चेप औरत को अपने ग्रुप में से निकाल देता है और हट्टे कट्टे आदमियों को ले लेता है। गेम था रस्सी से एक दूसरे को खींचना, और जो लोग नीचे गिर जाएंगे वो तो ऑब्वियसली मर ही जाएंगे। तो जैसे तैसे करके जियान की टीम तो जीत जाती है। फिर आती है सियोंग की टीम के बारी, जिसमें वो बुढ़ा आदमी होता है जो बोलता है मुझे पता है कि कैसे ये गेम को जीता जा सकता है, इसलिए जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा तुम करो। उनकी टीम वैसा ही करती है जैसा वो बुढ़ा आदमी बोलता है, और वो लोग भी जीत जाते हैं। अब सारे वापस से अपने अड्डे पे आ जाते हैं। थोड़ी देर में फिर से लाइट्स बंद होने वाली थी, तो डेकिसुगी बोलता है इस बार हमें संभल कर रहना पड़ेगा और पहरेदारी रखनी पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो ऑर्गन्स को बाहर निकाल रहा था। वहाँ पर गार्ड नंबर 28 और 29 भी थे जो ऑर्गन्स को लेकर जाते हैं वहाँ से। अब हमें ये पता चलता है कि गार्ड नंबर 29 कोई गार्ड नहीं होता, बल्कि वो ऑफिसर होता है जो हमने पहले देखा था, और वो उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा था जिससे गार्ड नंबर 28 को उस पर शक होने लगा था।
तो वो बोलता है कि अपना मास्क हटा कर दिखाओ। तो वो मास्क हटा तो देता है पर उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और वो उससे पूछता है अपने भाई के बारे में, पर वो गार्ड उसे कुछ बताने के लिए मना कर देता है और बोलता है मुझे नहीं पता, पर अपन लीडर के कमरे में जा सकते हैं पता लगाने के लिए। पर वो ऑफिसर उसे मार देता है वहीं पर। और फिर हम सीक्रेट रूम की तरफ देखते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर उनसे अगले गेम के बारे में पूछता है, पर अब तक गार्ड्स को इस बारे में कोई खबर नहीं होती। तो डॉक्टर उन पर हमला कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। तो गार्ड उसे बहला फुसला कर बात करने की कोशिश करता है और वो बहल भी जाता है। उतने में वहाँ पर लीडर आ जाता है और उस गार्ड को भी मार देता है और उस डॉक्टर को भी मार देता है। फिर लीडर को उस गार्ड नंबर 28 की बॉडी मिलती है। फिर उस लीडर को पता चल जाता है कि कोई ना कोई तो वहाँ पर घुसा है। तो वो सभी गार्ड्स को बोलता है कि उस बंदे को ढूंढो। दूसरी तरफ हम ऑफिसर को देखते हैं जो रिकॉर्ड रूम में घुस चुका था और वहाँ से रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था सिर्फ अपने भाई को ढूंढने के लिए। अब हम चौथे गेम की तरफ देखते हैं जिसमें गेम ये था कि दोनों बंदों के पास मार्बल्स होंगे और एक बंदे को दूसरे के मार्बल्स लेने हैं और जिसके पास कुछ भी नहीं हुआ वो गया काम से, मरेगा। शियोन का पेयर अप उस बूढ़े आदमी के साथ होता है जो कि गेम खेलने में बहुत ड्रामे कर रहा था। वो जैसे तैसे करके उसको मनाता है और उसके साथ गेम खेलता है और बीच बीच में चीटिंग करके उसे जीत जाता है। फिर जब उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए ले जाया जा रहा था तो वो शियोन को बता भी देता है कि उसे सब पता है कि उसने चीटिंग करी है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शियोन ये जानकर दुखी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्क मैन को जिसको कॉल आता है कि वीआईपीज वो गेम देखने के लिए आने वाले होते हैं और वो लोग भी अलग अलग टाइप के मास्क ही पहन के आते हैं। वो मास्क मैन अपने लीडर को बता देता है कि सारे वीआईपीज आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मेन मास्टरमाइंड तो कोई और ही था। फिर हम गेम की तरफ चलते हैं जिसमें सभी को एक हॉल में ले जाया जाता है जहाँ पे 1 से 16 तक टी शर्ट्स लटकी हुई होती है और सबको एक एक नंबर चूज करना होता है। तो सब भाग भाग कर अपने नंबर्स ले लेते हैं। शियोन रह जाता है, उसके लिए नंबर 1 और नंबर 16 ही रह रहे थे। तो पीछे से एक आदमी आता है और बोलता है कि आप नंबर 16 ले लो और मुझे 1 दे दो क्योंकि आज तक मैं अपनी लाइफ में कभी भी पहले पे नहीं गया। अब मुझे अपनी हिम्मत दिखानी है और चीजें खुद से ही करना है। फिर शियोन नंबर 16 ले लेता है और वो आदमी नंबर 1 ले लेता है। उसके बाद उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है जिसमें 2 टाइप के ब्रिज थे, दोनों ग्लासेस के थे पर अलग अलग टाइप के ग्लास थे। एक ग्लास ऐसा था जिसके ऊपर पैर रखते ही वो ग्लास टूट जाएगा और दूसरा हार्ड था जिसके ऊपर हम चल सकते हैं। तब धीरे धीरे करके लोग उसके ऊपर से जाने लगे और मरने लगे। एंड में जाके जियान जो होता है वो बीच में जाके रुक जाता है क्योंकि उसे आगे जाने से डर लग रहा था और बोलता है जिसको भी आगे जाना है वो मेरे सामने से होके जाए। तो वहाँ पर जो चेप औरत थी जिसको जियान ने धोखा भी दे दिया था वो आती है और बोलती है मैंने कहा था ना अगर मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और वो उसको पकड़ कर नीचे कूद जाती है, मतलब वो भी गेम से आउट हो जाते हैं। फिर एक आदमी आता है जिसे ग्लासेस की पहचान होती है और धीरे धीरे करके वो सभी को आगे ले जाने लगता है। वो एक्चुअली ग्लास फैक्ट्री में काम किया करता और लाइट की रिफ्लेक्शन से पता लगा रहा था कि कौन सा ग्लास कौन सा है। जैसे ही मास्क मैन को इस चीज का पता चलता है वो लाइट्स ऑफ करवा देता है और वो आदमी भी नीचे गिरकर मर जाता है। जैसे तैसे करके सियोन, टेकिसुकी और शिजुका वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो वो वीआईपी लोग आए हुए थे वो लोग सामानों की तरह उन लोगों पर बोलियां लगा रहे थे जो कि बहुत ही अजीब था। अब हम वहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो वो ऑफिसर था वो वेटर का भेष लेकर वहाँ पर वीआईपीज के बीच में बैठा हुआ था। तो एक वीआईपी का उस पर दिल आ जाता है, ऑब्वियसली वो गे था, तो वो उससे उसका मास्क हटाने को कहता है पर वो हटाता नहीं है और बोलता है कि अंदर चलो तब हटाता हूँ। अंदर जाकर वो मास्क हटा देता है और उस बूढ़े आदमी को ही वो बेहोश कर वहाँ से चला जाता है। मास्क मैन को ये सारी बातों का पता चल जाता है और वो उसका पीछा करने के लिए आइलैंड पर निकल जाता है। दूसरी साइड हम उसी गेम हॉल में देखते हैं जहाँ पर वो गेम खत्म होते ही वहाँ पे ग्लासेस टूट कर बिखेरने लगते हैं जिससे शिजुका को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और उसकी ब्लीडिंग बंद ही नहीं होती। वो वॉशरूम में जाकर खुद ही अपनी ड्रेसिंग करती है और किसी को बताती भी नहीं है कि उसे चोट लगी है। उसके बाद उन तीनों को डिनर करवाया जाता है और उनको एक एक चाकू भी दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे को मार दे। शियोन जैसे ही शिजुका की चोट देखता है तो उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। और वो गार्ड्स को बुलाने लगता है ताकि उसको मेडिकेशन दी जाए। और वो जैसे ही मुड़ता है कि टेकिसुकी ने पहले ही शिजुका को चाकू से मार दिया क्योंकि अब वो बहुत सेल्फिश हो चुका था और किसी को भी मार सकता था। अब शियोन का दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाता है क्योंकि शिजुका
अब उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। उसने मरने से पहले उसे कहा था कि अगर मैं मर जाती हूँ अभी तो प्लीज मेरे भाई को अनाथ आश्रम से निकाल लेना और उनका ध्यान रखना। अब शियोन डेकिसुगी को भी मार देना चाहता था क्योंकि उसने उसकी दोस्त को मार दिया और भी प्लेयर्स का चूतिया काट कर उन्हें भी मरवा दिया, सिर्फ खुद के सेल्फिशनेस के लिए। अब नेक्स्ट गेम उन दोनों के बीच में होता है जिसमें वो दोनों खूब एक दूसरे को पीटते हैं और एंड में शियोंग डेकिसुगी को मारने ही वाला होता है पर रुक जाता है और बोलता है चलो अपन दोनों ही साथ में घर चलते हैं, नहीं करते ये खून खराबा। पर डेकिसुगी उसकी इतनी बड़ी दिलदारी देखकर खुद को ही मार लेता है और एंड में शियोंग इस गेम का विनर होता है। उसके बाद उसे उसके घर छोड़ दिया जाता है और उसको एक एटीएम कार्ड भी दे दिया जाता है जिसमें विनिंग अमाउंट था। अब सीन कई साल बाद शिफ्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि शियोंग बहुत ज्यादा नशे करने लग गया था पर उसने विनिंग अमाउंट को हाथ भी नहीं लगाया था। अब उसकी माँ भी मर चुकी थी और अब वो उदास ही रहने लग गया था और एक दिन एक फूल वाली आकर उसे वैसा ही कार्ड देती है जैसे उसे पहले मिला था। तो वो उसी एड्रेस पे जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नंबर था 001 और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि गेम का मेन लीडर तो वही था और शियोंग के जो अकाउंट में पैसे थे वो सभी उसके ही थे। और वो बोलता है कि अमीरों के पास और कोई काम होता नहीं है तो उन्हें कुछ एक्साइटिंग चाहिए ही होता है और इतना कहते ही वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि शियोन अपना नया हेयर कलर करवा के शिजुका के भाई को और डेकिसुगी की माँ को बहुत सारे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और स्टेशन पे जाकर बैठ जाता है। वो वहाँ पर उसी आदमी को देखता है जिसने ये गेम स्टार्ट करवाए थे और जैसे ही उसे वो पकड़ने जाता है तब तक वो गायब हो जाता है और यहीं पर स्क्विड गेम का पहला सीजन खत्म होता है। सीजन 1 के एंड में हमने देखा था कि जीहून अपनी बेटी से मिलने प्लेन में बैठने की जगह एयरपोर्ट से वापस चला जाता है क्योंकि उसे स्क्विड गेम के ऑर्गेनाइजर्स से बदला लेना होता है। सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है बिना कोई टाइम जंप के। जीहून को समझ आ जाता है कि कोई उसे ट्रैक कर रहा है। थोड़ी तहकीकात के बाद उसे अपने कान के पीछे एक ट्रैकिंग डिवाइस मिलता है। वो तुरंत उसे निकाल कर फेंक देता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि जुनहो जो अपने भाई यानी फ्रंटमैन से गोली खाने के बाद समंदर में गिर गया था वो भी किसी तरह जिंदा बच गया। अब टाइम आता है 2 साल बाद का। जीहून अभी भी इस खेल को रोकने की कोशिश में लगा है। उसे पूरा यकीन है कि अगर वो उस रिक्रूटर को ढूंढ ले जो शुरू में उसे गेम में लाया था तो वो सीधा फ्रंटमैन तक पहुंच सकता है। किम और उसका साथी वो सुख की मदद से आखिरकार वो रिक्रूटर मिल जाता है। अब ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वो रिक्रूटर पार्क में जाकर गरीब और भूखे लोगों को 2 ऑप्शन देता है, ब्रेड लेकर भूख मिटाओ या फिर लालच में आकर लॉटरी टिकट चुनो। ज्यादातर लोग लॉटरी टिकट ही चुन रहे थे लेकिन फिर वो रिक्रूटर ब्रेड को अपने पैरों से कुचल देता है और सबको गिल्ट फील करवाता है। इस सब को किम और वो सुंग चुपचाप कोने में बैठकर देख रहे होते हैं। इधर जीहून पार्क जल्दी पहुंचने के चक्कर में ओवर स्पीडिंग करता है और एक ट्रैफिक पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ ट्विस्ट आता है क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि जुनहो है। अब पता चलता है कि आइलैंड इंसिडेंट के बाद जुनहो ने क्राइम ब्रांच छोड़ दी और अब ट्रैफिक पुलिस में है। जीहून को एक और ट्रैफिक पुलिस वाला टिकट देकर भेज देता है लेकिन जब जुनहो उस टिकट पर उसका नाम देखता है तो उसे याद आता है कि यही बंदा उसे स्क्विड गेम के आइलैंड पर मिला था। भले ही जुनहो ने अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया था लेकिन उसने अब भी चुपचाप अपने भाई और उस मिस्टीरियस आइलैंड की इन्वेस्टिगेशन जारी रखी थी। दूसरी तरफ वो रिक्रूटर पार्क से निकलकर एक कैब में बैठकर चला जाता है। किम और वोसुक ने भी तुरंत टैक्सी ली और उसका पीछा करने लगे। जीहून भी उनकी लाइव लोकेशन ट्रैक करते हुए उनके पीछे आ रहा था। रिक्रूटर उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गया और वहीं किम और वोसुक को पकड़ लिया। फिर उसने दोनों को बांधकर उनके साथ एक खतरनाक गेम खेला, रॉक पेपर सीजर प्लस रशियन रोलेट का डेडली कॉम्बो। इस गेम में किम मारा गया। अपनी जान बचाने के लिए वोसुक ने रिक्रूटर को सब कुछ सच सच बता दिया। इधर जुनहो ने जीहून का बैकग्राउंड चेक किया और उसे उसके सीक्रेट बेस यानी एक मोटल के बारे में पता चल गया जहां जीहून ने अपने सारे जीते हुए पैसे रखे थे और यहीं से वो अपना ऑपरेशन चला रहा था। वोसुक से मिली इन्फो के बेस पर रिक्रूटर भी उसी मोटल पे पहुंच जाता है और वोसुक को एक रूम में बांध देता है। जब जीहून वहाँ पर पहुंचा तो रिक्रूटर ने उसके साथ भी वही रशियन रोलेट गेम खेलने की कोशिश की। जीहून ने उसे उकसाया ये बोलकर कि तू बस अपने मालिकों की कमांड्स पर नाचने वाला एक कुत्ता है, खुद से तू कुछ भी नहीं कर सकता। इस बार गेम में जीहून जीत जाता है यानी अब रूल्स के मुताबिक रिक्रूटर को खुद को मारना था। मरने से पहले रिक्रूटर ने एक बड़ा सच बताया कि वो कभी गेम आइलैंड पर एक सोल्जर था। एक दिन उसका खुद का बाप भी प्लेयर बनकर गेम में आया और हारने के बाद रिक्रूटर ने खुद अपने बाप को गोली मार दी थी। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि वो इसी लाइन के लिए बना है। जुनहो भी अब मोटल पहुंच चुका
चुका था। जैसे ही उसे गोली की आवाज सुनाई दी वो भागते हुए ऊपर गया। उसने वो-सुक को एक रूम से आजाद किया और फिर दोनों मिलकर जी-हुन के कमरे में घुसे। वहाँ रिक्रूटर की लाश कुर्सी पर थी और जुनहो जी-हुन को अरेस्ट करने ही वाला था, लेकिन वो-सुक ने पीछे से जुनहो के सिर पर वार कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। होश में आने के बाद जी-हुन ने जुनहो को सब कुछ सच बता दिया। तभी जुनहो भी अपने बारे में बताता है कि वो अपने भाई की तलाश में आइलैंड में अंडरकवर घुसा था, लेकिन वहाँ फ्रंटमैन ने उसे गोली मार दी थी। किस्मत से एक मछुआरे कैप्टन पार्क ने उसे बचा लिया। अब जुनहो उसी मछुआरे की मदद से फिर से उस मिस्टीरियस आइलैंड की तलाश में लगा हुआ था। शॉकिंगली जुनहो ने ये बात अब तक किसी को नहीं बताई थी कि फ्रंटमैन ही उसका खोया हुआ भाई है। जी-हुन ने उसकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन एक शर्त पर। जुनहो को अपनी पुलिस की नौकरी छोड़नी होगी। जी-हुन के सीक्रेट बेस में भारी मात्रा में हथियार रखे हुए थे। उसने वहाँ एक गन रेंज भी बना रखी थी ताकि प्रैक्टिस हो सके। रिक्रूटर की जैकेट से एक इनविटेशन मिला। फ्रंटमैन ने हॉलोवन पार्टी में बुलाया हुआ था। पार्टी में जाने से पहले जी-हुन ने अपने दांत में ट्रैकर इम्प्लांट करवा लिया और वो-सुक की मदद से एक टीम भी हायर कर ली ताकि वो फ्रंटमैन को पकड़ सके। जी-हुन ने सांग-वू की माँ और छोटे बच्चे की सीक्रेट मदद भी की। पार्टी में जाने से पहले उसने अपनी बेटी को फोन किया, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही चुपचाप कॉल काट दिया। हेलोवन पार्टी में पहुंचते ही एक सोल्जर ने जी-हुन को पकड़ लिया और लीमो में बैठा दिया। सब लोग हेलोवन पार्टी के कपड़ों में थे, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। गाड़ी में फ्रंटमैन स्पीकर के जरिए जी-हुन से बात कर रहा था। जी-हुन की टीम गाड़ी का पीछा कर रही थी, लेकिन फ्रंटमैन हमेशा एक कदम आगे था। स्नाइपर्स ने उनकी कारों के टायर पंचर कर दिए और फ्रंटमैन को पकड़ने का प्लान फेल हो गया। उल्टा फ्रंटमैन ने जी-हुन को किडनैप कर लिया। जी-हुन ने प्लान बी एक्टिवेट किया। उसने पहले फ्रंटमैन से कहा था कि वो गेम्स बंद करना चाहता है, लेकिन जब ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा था तो उसने रिक्वेस्ट की कि उसे फिर से गेम्स में भेज दिया जाए। थोड़े इमोशनल डायलॉग और ईगो ट्रिगर के बाद फ्रंटमैन मान गया और उसे बेहोश करके अपने साथ ले गया। अब हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है, कांग नोएल। नोएल नॉर्थ कोरिया से भाग कर आई थी और अब एक पार्क में मास्कोट का काम कर रही थी। असल में वो एक ट्रेंड सोल्जर थी जिसे लड़ाई का अच्छा एक्सपीरियंस था। वहीं उसकी मुलाकात एक छोटी बच्ची से हुई जिसे कोई बीमारी थी। नोएल उस बच्ची से इमोशनली जुड़ गई। इलाज के पैसे नहीं होने के कारण अब वो बच्ची का बाप भी स्क्विड गेम में हिस्सा लेने जा रहा है। नोएल को भी उसके एक्सपीरियंस के चलते स्क्विड गेम में ले लिया जाता है, लेकिन प्लेयर की तरह नहीं बल्कि सोल्जर की तरह, यानी पिंक यूनिफॉर्म पहनकर हारने वाले प्लेयर्स को एलिमिनेट करना होगा। जी-हुन जब होश में आता है तो वो वापस स्क्विड गेम आइलैंड पर होता है। फ्रंटमैन उसे जानबूझकर फिर से प्लेयर 456 बना देता है। इस बार एक नया ट्विस्ट आता है। हर गेम के बाद वोटिंग होगी कि गेम कंटिन्यू करना है या रोकना है। मेजॉरिटी वोट से फैसला होगा। X का मतलब स्टॉप और 0 का मतलब कंटिन्यू। हर प्लेयर को बैच मिलेगा जिससे ट्रैक रखा जा सकता है। अगर ज्यादा लोग गेम रोकना चाहें तो प्राइज मनी सब में बराबर बढ़ जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोग कर्ज में डूबे हुए हैं तो रोकने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। जी-हुन के दांत में इम्प्लांट किया गया ट्रैकर फ्रंटमैन ने निकाल कर एक मछुआरे को दे दिया। जुनहो की टीम उस सिग्नल को फॉलो करते हुए गलत आइलैंड पर पहुंच जाती है। गेम में जी-हुन को अपना पुराना दोस्त जंग बे दिखता है। पहले लगता था कि उसकी लाइफ सेट है, लेकिन असल में वो भी कर्ज में डूबा हुआ था और उसका डिवोर्स भी हो चुका था। पहला गेम फिर से रेड लाइट ग्रीन लाइट होता है। जी-हुन सबको बताता है कि हिलने पर गोली मार दी जाएगी। पहले सब हंसते हैं, लेकिन जैसे ही शूटिंग स्टार्ट होती है सब डर जाते हैं और जी-हुन की बात मानने लगते हैं। एक प्लेयर थानोस जो कि एक फेल्ड रैपर होता है, सामने वाले को धक्का दे देता है जिससे भगदड़ मच जाती है। बावजूद इसके जी-हुन कई लोगों की जान बचा लेता है। एक सोल्जर एक घायल प्लेयर को मारने की जगह घायल कर देता है, जो कि आगे इम्पोर्टेंट बनेगा। जी-हुन एक ट्रांसजेंडर प्लेयर 120 की भी मदद करता है। नोएल उस प्लेयर को एलिमिनेट कर देती है क्योंकि रूल्स आर रूल्स। गेम के बाद जी-हुन सबको समझाता है कि वोटिंग करके गेम रुकवा दो वरना सब मारे जाओगे। वो फाइनली सबको बता देता है कि वो पहले भी इस गेम में आ चुका है और जीत कर जा चुका है, लेकिन प्राइज मनी 45.6 बिलियन वोन जीतने के लिए सब मरने को तैयार थे। वोटिंग से पहले सारे प्लेयर्स को कैश दिखाई जाती है और पिगी बैंक में गिरते रकम देखकर कई लोगों का लालच जग जाता है। बाहर की लाइफ वैसे भी बेकार है तो यहाँ रुकना बेटर लगता है। वोटिंग का रिजल्ट टाई होता है जैसे पिछले सीजन में हुआ था। डिसीजन प्लेयर नंबर 1 पर आ जाता है और वो 0 दबाकर गेम जारी रखने का फैसला करता है। इस बार प्लेयर 1 कोई और नहीं खुद फ्रंटमैन होता है जो गेम्स में हिस्सा ले रहा था। वोटिंग के बाद वो जी-हुन को बताता है कि उसने गेम्स सिर्फ इसलिए चालू रखे क्योंकि जी-हुन वहाँ था। उसका मानना है कि जी-हुन अपने एक्सपीरियंस से बाकी प्लेयर्स को भी जीत दिलवा सकता है, लेकिन असल में फ्रंटमैन जी-हुन के साथ माइंड गेम्स खेल रहा था क्योंकि पैसे तब तक नहीं आएंगे जब तक लोग मरते नहीं। गेम में प्लेयर 333 यानी मंगी पर हमला होता है।
वो वही यूट्यूबर है जिसकी बातों में आकर नाम गू ने एक स्कैम क्रिप्टो कॉइन में पैसे लगा दिए थे, लेकिन प्लेयर 1 ने अपनी मार्शल आर्ट स्किल से मंगी को बचा लिया। इस सीजन में भी कुछ सोल्जर्स इलीगल ऑर्गन स्मगलिंग कर रहे थे। पहले फ्रंटमैन उसके साथ मिला हुआ था, पर अब वो किसी नए लीडर के अंडर काम कर रहे हैं। वो लोग कुछ प्लेयर्स को अधमरा छोड़कर उनके ऑर्गन्स निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नोएल नाम के एक प्लेयर ने उन्हें मारकर उनके प्लान को फेल कर दिया। लीडर ने नोएल को वार्न किया कि उनके बिजनेस में इंटरफेयर ना करे, लेकिन नोएल मानने वाली नहीं थी। उसकी भी एक पेनफुल बैक स्टोरी है। वो नॉर्थ कोरिया से भागी थी और उसकी बेटी अब भी वहीं पर फंसी हुई है। दूसरी तरफ गहू ने पुलिस से हेल्प मांगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उधर मांगी को पता चला कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो प्रेग्नेंट थी वो भी इसी गेम में है और उसने बच्चे को अकेले ही डिलीवर करने का फैसला लिया था। अब गेम की दूसरी राउंड शुरू हो जाती है, 6 लेग पेंटाथलॉन। इसमें 6 लोगों की टीम बनाकर उन्हें 5 बच्चों वाले गेम्स एक साथ खेलने थे। जो टाइम पर पूरा कर ले वो जीत जाता, बाकी एलिमिनेट हो जाते। नोएल ने फिर से स्मगलिंग गैंग का प्लान बिगाड़ दिया और कुछ बचे प्लेयर्स को बचा लिया। प्लेयर 120 यानी हुंजू की टीम का टीम वर्क इतना सॉलिड था कि सब मोटिवेट हो गए। कई टीमें हार गई, लेकिन गहू की टीम लास्ट में पास हो गई, वो भी बस प्लेयर नंबर 1 की स्मार्टनेस की वजह से। गेम के बाद सबने अपने रियल नाम बताया। प्लेयर 1 का नाम था ओ यंग इल। नोएल पर फिर से कुछ गार्ड्स ने हमला किया और वार्निंग दी कि अगली बार कुछ सीरियस होगा। गेम के बाद वोटिंग हुई। प्लेयर 1 चाहता था कि प्राइज मनी बांटकर सब बाहर चले जाए, लेकिन पैसे बहुत कम थे और मेजोरिटी ने गेम जारी रखने का फैसला किया। उधर वार जनहो की टीम ड्रोन से आइलैंड की जांच कर रही थी। तीसरा गेम था मिंगल्स। एक प्लेटफॉर्म पर सबको गोल गोल घूमते रहना था जब तक स्पीकर कोई नंबर ना बोले। जैसे ही नंबर बोला जाता उतने लोगों की टीम बनाकर सामने वाले रूम में जाना होता। टाइम खत्म होने से पहले ही रूम में नहीं पहुंचते तो वो एलिमिनेट हो सकते थे। आखिरी राउंड में स्पीकर ने 2 नंबर बोला। प्लेयर नंबर 1 और जंग बे ने जल्दी से एक रूम पकड़ लिया, लेकिन वहाँ पहले से एक प्लेयर था। रूल था कि रूम में सिर्फ 2 ही प्लेयर हो सकते हैं। प्लेयर नंबर 1 ने उस तीसरे को मार दिया। जंग बे हैरान रह गया। अब प्राइज मनी बढ़ चुका था, लेकिन फिर भी लोग गेम कंटिन्यू करने के लिए वोट कर रहे थे। गहू को समझ आ गया था कि अब प्लेयर्स को चेंज ऑफ हार्ट से वोट चेंज करने के लिए खुद मोटिवेट करना पड़ेगा, वरना लड़ाई हो सकती है। तीसरे गेम के बाद वोटिंग टाई हो गई। अब फाइनल वोटिंग अगले दिन होनी थी। रात में गहू को लगा कुछ गड़बड़ है। डिनर में उन्हें फोक्स और ग्लास बॉटल्स दिए गए थे, यानी गार्ड्स चाहते थे कि रात में लड़ाई करें, और यही हुआ। वॉशरूम से लड़ाई की शुरुआत हुई, जहां नामगू और 900 प्लेयर 125 को वोट चेंज करने के लिए धमका रहे थे, लेकिन मंगी ने उन्हें रोक दिया। धीरे धीरे बात हाथापाई पर पहुंच गई। सीजन 2 के एंड तक गेम और भी ज्यादा डार्क और अनप्रेडिक्टेबल बन चुके थे। शुरुआत होती है उस सीन से जहां थॉनस, जो ड्रग्स के नशे में होता है, मांगी का गला दबाने लगता है। थॉनस ने अपने लॉकेट का अंदर का ड्रग्स छुपा रखा होता है। मांगी अपनी जान बचाने के लिए एक फोक से थॉनस को मार देता है। ये देखकर वॉशरूम में मौजूद बाकी प्लेयर्स, जिनको एक्स और ओ कहा जाता था, एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इसी बीच जूनहो की टीम एक सीक्रेट आइलैंड को एंट्रेंस तक पहुंचा जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं एक जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में एक मरकर की मौत हो जाती है। जूनहो समझ जाता है कि ये फ्रंटमैन का ट्रैप था। रात होते ही शिप का कैप्टन पार्क, जो पहले जूनहो की जान बचा चुका था, सीक्रेटली ड्रोन्स के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा होता है। एक ड्रंक मर्सर उसे पकड़ लेता है, लेकिन पार्क उसे मारकर समुद्र में फेंक देता है। अब पता चलता है कि पार्क शायद फ्रंटमैन के साथ मिला हुआ था। वापस गेम एरिया में वॉशरूम वाले फाइट के बाद प्लेयर्स को रियलाइज होता है कि अगर वो अपने ऑपोजिशन वोटर्स को मार देंगे तो प्राइज पूल भी बढ़ेगा और उनका कंपटीशन भी कम हो जाएगा। जीहुन कुछ एक्स प्लेयर्स को कन्विंस करता है कि वो उनके बेड्स के नीचे छुप जाएं ताकि फाइट में बचें, लेकिन ये भी सोच समझकर किया गया प्लान होता है। कुछ लोग मरेंगे पर ओवरऑल ग्रुप सरवाइव करेगा। जीहुन के प्लान के मुताबिक फाइट होती है। गार्ड्स आते हैं और फाइट रोकने की कोशिश करते हैं। तभी जीहुन की गैंग उन गार्ड्स पर अटैक कर देती है और उनके वेपन्स ले लेती है। अब जीहुन सबको कन्विंस करता है कि असली दुश्मन वोटर्स नहीं बल्कि ये गेम बनाने वाले लोग हैं। उनका प्लान होता है कि कंट्रोल रूम में घुसकर फ्रंटमैन और वीआईपीज को मार दिया जाए ताकि ये डेडली गेम हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन प्लान थोड़ा थोड़ा फेल होने लगता है। गोलियां खत्म होने लगती है। तभी उन्हें पता चलता है कि गार्ड्स के पॉकेट्स में एक्स्ट्रा गोलियां हैं। वो डीहो को भेजते हैं कलेक्ट करने के लिए, जो कि पैनिक अटैक के बाद बेड के नीचे छुप जाता है। हाईजू उसे ढूंढने जाती है, लेकिन देर हो जाती है। इस बीच जीहुन प्लेयर नंबर 1 और 2 और टीममेट्स को कंट्रोल रूम के बैकडोर से भेजता है, लेकिन प्लेयर नंबर 1 सबको धोखा दे देता है और दोनों
को मारकर वॉकी टॉकी पर जीहुन को झूठ बोलता है कि गार्ड्स ने सबको मार दिया। गोलियां खत्म होते ही जीहुन की टीम सरेंडर कर देती है, लेकिन सरेंडर के बाद गार्ड्स उन्हें भी मारने लगते हैं। जीहुन की रेबल गैंग में उस बीमार लड़की का बाप भी होता है। अब सस्पेंस ये है कि क्या वो भी मर गया या ऑर्गन स्मगलिंग का एंगल फिर से नेक्स्ट सीजन में आएगा। आखिर में प्लेयर नंबर 1 फ्रंटमैन का मास्क पहनकर कंट्रोल रूम से निकलता है, जीहुन और जांग बे को फोर्स करता है सरेंडर करने के लिए, फिर उनके सामने जांग बे को मार देता है और बोलता है हीरो बनने चला था, देखो अंजाम। जीहुन का पूरा प्लान फेल हो जाता है और फिर फ्रंटमैन अनाउंस करता है गेम्स विल रिज्यूम और सीजन 2 का एंड यहीं पर हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।